प्यारे बच्चों, आज हम उत्तराखंड हाई स्कूल साइंस सैम्पल पेपर जो हमने पार्ट 1 लिया था उसका आज हम पार्ट 2 लेंगे। हमने पिछले वाले पार्ट 1 में MCQs लिए थे, जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपके पास, उसमें 8 मल्टीपल चॉइस या बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। उसके बाद हमने दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न लिया था। ठीक, फिर आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान से आप इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में करिए। 5वां क्वेश्चन है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो हमें बल्ब की शक्ति निकालनी है। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है P, पावर। ठीक, पावर के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है V I, मतलब विभवांतर गुणा गई धारा। ठीक, क्योंकि ये कैसे निकला? जब हमें पता है कि पावर शक्ति बराबर क्या होती है, कार्य बटे समय। और कार्य का मतलब क्या होता है? कार्य का मतलब होता है V/Q। ठीक, तो ऐसे करके ये वाला फॉर्मूला निकला था, शक्ति बराबर विभवांतर गुणा गए धारा। ठीक, तो यहाँ पर आसान सी बात है कि यहाँ पे विभवांतर दिया गया है 220 वोल्ट और विद्युत धारा दी गई है 0.50 एम्पियर। तो पावर आ जाएगी P बराबर, V दिया है 220 वोल्ट गुणा एम्पियर, ये करंट दी गई है 0.550। ठीक, तो ये उत्तर आ गया आपका कितना? 110। पावर का मात्रक होता है वाट। ठीक, या ऐसे हिंदी में लिख दीजिए आप, वाट। तो इसका उत्तर हो गया आसान सा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास कि बल्ब की शक्ति हो गई 110 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है, एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक, तो एक लिंगी पुष्प वे होते हैं, यह हुआ कि एक लिंगी का मतलब है जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर में से एक हो। इंग्लिश में कहें तो जिसमें स्टेमन या पिस्टिल में से एक चीज़ हो। ठीक, जबकि बाइसेक्सुअल फ्लावर वे होते हैं जिसमें पिस्टिल और स्टेमन बोथ एक ही फूल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। तो हम एक लिंगी की बात करें तो एक लिंगी के उदाहरण है हमारे पास कौन कौन से? ये है ककड़ी, कद्दू, पपीता। ठीक, और उभयलिंगी पुष्प की बात करें तो ये है हमारे पास बहुत सारे हैं हमारे पास उभयलिंगी पुष्प, जिन्हें हम बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं। ये है हमारे पास गुड़हल हो गया, रोज़ हो गया और सरसों का फूल हो गया। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम। तो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? मरकरी। ठीक, जिसका संकेत क्या होता है? Hg। आगे है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये दिया गया है, 25 सेंटीमीटर। F इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हमको निकालना है इसकी पावर, शक्ति निकालनी। तो लेंस की शक्ति, लेंस की क्षमता क्या होती है? P1/F। लेकिन F किस में होना चाहिए? मीटर में। तो पहले हमको इस 25 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। तो 25 सेंटीमीटर बराबर हो गया 0.25 मीटर। ठीक, तो लेंस की क्षमता बराबर हो गया 1/0.25 मीटर। मतलब कितना हो गया? इतना हो गया ये आपका 4 डायोप्टर। इसका आंसर हो गया 4 डायोप्टर। ठीक, तो ये एक 1 मार्क क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो लेंस की क्षमता आ गई हमारी 4 डायोप्टर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ऊर्जा के 2 वैकल्पिक स्रोतों के नाम लिखिए। तो वैकल्पिक स्रोत वे होते हैं जो जितने भी हमारे जीवाश्म ईंधन हैं, चाहे पेट्रोलियम ईंधन हम कहते हैं, डीजल, पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस, तो इनके स्थान पर जो ऐसे ईंधन, ऐसे स्रोत ऊर्जा के यूज़ किए जाते हैं जो कैसे होते हैं? नवीकरणीय होते हैं। तो हमारे पास चाहे वो सौर ऊर्जा है, चाहे जल ऊर्जा है, चाहे पवन ऊर्जा है, तो ये सारे वैकल्पिक स्रोत हो गए, मतलब हमारे जीवाश्म ईंधन के विकल्प जो हैं। ठीक, तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 9 तक आपके 1 मार्क क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा तथा एक उदाहरण दीजिए। ठीक, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का भी निर्माण होता है या ऊर्जा भी उत्पादित होती है। ठीक, तो ऐसी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम क्या करते हैं, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जबकि प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो श्वसन की परिभाषा दे सकते हैं, या और आसान हम कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल है आसान सा, कि जब बिना बुझा हुआ चूना, इसका फॉर्मूला होता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझे हुए चूने की अभिक्रिया जब जल के साथ की जाती है तो हमें बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस ये प्राप्त होता है, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या प्राप्त होती है, हीट। तो ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि जब हमने ये प्रयोग किया था तो परख नली क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसका मतलब ऊष्मा निष्कासित हुई है उत्पाद के साथ साथ। ठीक, तो CaO ये बिना बुझा हुआ चूना है, इसके साथ जब जल की अभिक्रिया हुई तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यह एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो आप कम से कम हर अभिक्रिया का दो एग्जाम्पल ध्यान में रख के जाएं। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में द्विखंडन प्रक्रिया को केवल चित्र द्वारा दर्शाएं। ठीक, तो आसान सा ही है ये क्वेश्चन कि अमीबा दिखाना है और उसमें कैसे एक अमीबा दो अमीबा में बदल जाते हैं, मतलब एक पेरेंट अमीबा दो डॉटर अमीबा में कैसे उनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन के द्वारा क्या होता है, एक से दो अमीबा प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन आसान सा है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। मतलब धावन सोडा के भी दो उपयोग बताने हैं, और बेकिंग सोडा या खाने का सोडा जिसे कहते हैं उसके भी दो उपयोग बताने हैं। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ये सीधा सीधा आपको याद करके जाना है कि धावन सोडा जो होता है वो एक सफाई एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। इसका एक यूज़ ये हो गया। दूसरा यूज़ ये है कि ये कांच, साबुन और कागज़ जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, उद्योग, कांच उद्योग, साबुन उद्योग, कागज़ उद्योग आदि में भी इसका क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक, तीसरा, पानी की कठोरता को, जो स्थायी कठोरता होती है उसको भी दूर करने में वॉशिंग सोडा या धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। दूसरा है बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग। तो बेकिंग सोडा का मतलब होता है खाने का सोडा, तो इसका उपयोग ज़्यादातर जो बेकर्स होते हैं, जो केक बनाने वाले, ब्रेड बनाने आदि, उनको क्या करने में, स्पंजी बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसका उपयोग एंटासिड के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि ये प्रकृति में कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होने के कारण इसका उपयोग जो पेट की अम्लीयता होती है उसको दूर करने में भी किया जाता है। ठीक, तो एंटासिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है बेकर्स द्वारा स्पंजी बनाने के लिए, केक, ब्रेड, बंद आदि को, तो उसमें किया जाता है। और इसका उपयोग जो सोडा अम्ल, जो अग्निशामक होते हैं, जो आग बुझाने के लिए, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप इस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशानुवर्तन एवं गुरुत्वानुवर्तन में दो अंतर लिखिए। तो आप जानते ही हैं प्रकाशानुवर्तन, इसको उठा दें, प्रकाशानुवर्तन, और ये तो उतार लें। गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है कि पौधे के किसी भाग का पृथ्वी के गुरुत्व की ओर या उसके विपरीत गति को ही गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। जैसे तना क्या करता है, ऊपर की ओर गति करता है और जड़ नीचे की ओर गति करता है। इसका मतलब जो तना है वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है, और जबकि जो जड़ है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दिखाता है। तो या तो उसके गुरुत्व की ओर या उसके विपरीत गति को ही गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। तो एक तो डेफिनेशन लिखोगे और दूसरा उदाहरण लिखोगे अंतर में। दूसरा है प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन पौधे के किसी भी भाग का, जैसे तना, पत्ती आदि का, प्रकाश की ओर गति करना या प्रकाश से दूर हट जाना, उसे ही प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जैसे सूरजमुखी का पौधा क्या करता है, प्रकाश जो सूर्य की दिशा। क्वेश्चन नंबर 14, एक अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +2 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। ठीक, तो इस कथन का यह अभिप्राय है कि जब हम आवर्धन की बात करते हैं, तो आवर्धन या मैग्निफिकेशन इंग्लिश में कहते हैं, तो आवर्धन का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h' अपॉन
वस्तु की ऊंचाई। अगर इसका मतलब 2 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई के दुगनी है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, इस कथन से हमारा यह अभिप्राय है, इस कथन से हमारा यह अभिप्राय है कि जो अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन है वो +2 है। इसका मतलब जो वस्तु की जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो वस्तु के ऊंचाई की 2 गुनी है। ठीक, तो इस कथन से हम यह समझ कि ये 2 नंबर का प्रश्न है। दूसरा प्रश्न नंबर 15 है, गंगा सफाई योजना क्या है, यह किस वर्ष प्रारंभ की गई। व्हाट इज गंगा एक्शन प्लान, इन विच ईयर इट वाज लॉन्च्ड। ठीक है, तो गंगा सफाई योजना सन 1985 में प्रारंभ की गई, जो कि अब नमामि गंगे से इसकी क्या की गई, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका नाम नमामि गंगे द्वारा इसको फिर से स्टार्ट किया गया। ठीक, तो गंगा सफाई योजना नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारी धरोहर है, हमारी गंगा नदी पवित्र नदी है, इसमें मनुष्य द्वारा अत्यधिक प्रदूषण करने के कारण हमारी जो ये नदी है यह अत्यधिक क्या हो गई है, दूषित हो गई है। तो इसकी सफाई के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। ठीक, तो इसे हम लिखेंगे कैसे, तो आप इसे लिख भी सकते हैं कि इसका मुख्य कार्य है गंगा सफाई योजना कि इसके अंतर्गत व्यापक तरीके से गंगा की सफाई करने को प्रमुखता दी गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नदी की सतही गंदगी की सफाई, सीवेज उपचार के लिए बुनियादी ढांचे एवं नदी तट विकास, जैव विविधता, वनीकरण और जन जागरूकता जैसी प्रमुख गतिविधियां शामिल हैं। ठीक, तो इतना ही आपको लिखना है कि गंगा की सफाई इसका प्रमुख कार्य है गंगा की सफाई करना, नदी की सतही गंदगी की सफाई, सीवेज उपचार के लिए बुनियादी ढांचा निर्माण करना, नदी तट विकास, जैव विविधता, वनीकरण और जन जागरूकता गतिविधियों को इसमें शामिल किया गया। ठीक, और यह किस वर्ष प्रारंभ की गई, यह की गई 1985 और अब यह नमामि गंगे नाम से क्या है देश में चलाई जा रही है, नमामि गंगे नाम से। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिए। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 2 तत्वों ए तथा बी के परमाणु क्रमांक क्रमशः 11 एवं 17 हैं। ठीक, हमारे पास 2 एलिमेंट हैं जिनके परमाणु क्रमांक 11 और 17 हैं। यह आवर्त सारणी में कहाँ स्थित हैं। ठीक, तो 11 को अगर हम देखें, 11 को अगर हम देखें तो 11 हो गया, 11 को अगर हम देखें तो ये हो गया 2, 8, 10 और 1 11, मतलब यह इसका बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और यह क्या है, सोडियम का परमाणु क्रमांक है। इसका मतलब यह क्षार धातुओं में रखा जाएगा। ठीक, और सबसे पहला वाला जो हम कहते हैं लिथियम के नीचे सोडियम, यहाँ रखा जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है हमारे पास 17वां, तो ये है 2, 8 और 7, ये क्या है क्लोरीन, तो इसे कहाँ रखा गया है, हैलोजन समूह में रखा गया है और इसे क्षार धातुओं में रखा गया है। ठीक, तो 11 वाले को क्षार धातुओं में और 11 वाले को क्षार धातुओं में, ये क्वेश्चन था। तो आवर्त सारणी में कहाँ स्थित होंगे, ये पहला वाला समूह है और 17वां कौन सा समूह है, 17वां समूह है जिसे हम क्या कहते हैं, हैलोजन समूह कहते हैं। ठीक, तो ये हो गए, ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने इस पार्ट में ले लिए हैं और अगला पार्ट हम पार्ट नंबर 3 में आगे के क्वेश्चन लेंगे। ठीक है।